देखिए बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया हो, मगर सियासी गलियारों में एक दूसरे पर वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा कांग्रेस के बीच में भिड़ंत का है। जी हाँ, जो भाजपा के एक पोस्ट के बाद प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। देखिए पूरी खबर। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान हुआ। अब 3 दिसंबर के लिए काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। बीजेपी के एक पोस्ट से सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेसी लंका में पसरा सन्नाटा, रावण की हार के बाद भी लंका में ऐसी ही निर्भरता थी। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, इसके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बना के बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है जिसमें उन्होंने बना रखा है। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे ये लोग। बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने रीट्वीट करते हुए जवाब दिया, जब तूफान आने को हो तो समंदर शांत ही रहता है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, आपस में उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पक रहा है। टीएस बाबा का बयान हो या बृहस्पति सिंह का बयान हो, ये बयानबाजी प्रदर्शित कर रही है कि कांग्रेस में कितना अंतर विरोध है। देखिए, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है, और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ न कुछ तो पक रहा है। कांग्रेस के अंदर में कोई न कोई बात तो है, चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है। तो ये सारे जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कांग्रेस के खेमे में, ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अंतर विरोध जब परिणाम नहीं आया है तो ये हाल है। जब परिणाम आ जाएगा 3 दिसंबर को, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। वैसे तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का अंत नहीं होता, मगर जिस तरह से सूबे में एक तरफ समीक्षा और सन्नाटे पर सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ 3 दिसंबर को परिणाम के साथ एक दल जोश का तूफान तो दूसरे दल में सन्नाटा पसरना तय है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हो चुका है। हर किसी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन इस चुनाव में भीतरघात और बगावत को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं की शिकायत पर 30 से ज्यादा नेताओं को नोटिस भी थमाया है, जबकि भाजपा नेताओं पर सीधी कार्रवाई से बचती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस बार भी ब्लॉक और जिले से टिकट के लिए आवेदन मंगाए। कई प्रमुख दावेदार टिकट से वंचित हो गए। यही वजह है कि पार्टी में भीतरघात और अंतर्कलह की स्थिति भी देखने मिली। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने बागी और भीतरघातियों पर पहले दिन से ही सख्ती दिखाई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 30 नेताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। बागी विधायकों समेत कई नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। कई नेता निलंबित किए गए। जिन नेताओं से जवाब मांगा गया था, अब वे पार्टी फोरम में अपना लिखित जवाब दे रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने इस पूरे चुनाव में बागियों और भीतरघातियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें समझाने और मनाने की रणनीति पर चलती रही। कुछ हद तक भाजपा को इसका लाभ भी मिला। कुछ ही स्थानों में भाजपा के बागी मैदान में उतर सके। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति को बेहतर बता रही हैं। 2 चरणों में चुनाव हुए। पहला चरण 20 विधानसभा में और दूसरा चरण 70 विधानसभा में चुनाव हुए, जिसमें जहां कुछ जगहों पर हमको शिकायतें मिली हमारे प्रत्याशियों के द्वारा, हमारे जिलाध्यक्षों के द्वारा, तो हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जैसा आदेशित हुआ उस हिसाब से जो है
हम लोगों ने 33 लोगों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है, 2 लोगों को निलंबित किया है और जो है 15 लोगों को नोटिस इशू किया है, जिसका जवाब जो है हमको आ गया है। अब आगे जो है हमारी शैलजा मैम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम आगे कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी स्वयं के लिए सरकार में आना चाहती है, स्वयं के उद्धार के लिए सरकार में आना चाहती है। जनता की सेवा से कांग्रेस को कहीं कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारा आरोप लगातार 5 साल रहा कि सरकार में आने के बाद कभी जनता की उन्होंने सुनी नहीं, अपनी मन की बात करेगी और इसी कारण प्रदेश के अंदर में पूरा भ्रष्टाचार का माहौल रहा। और एक बार फिर से चुनाव के अंदर में आपसी प्रतिद्वंदता और वर्चस्व की जो लड़ाई कांग्रेस की है, अभी चुनाव परिणाम आए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है। अर्थात कांग्रेस का कल्चर ही यही है कि स्वयं को स्थापित करना, जनता से उनको कहीं कोई मतलब नहीं है और इसीलिए तमाम प्रकार के जो नोटिस, तमाम प्रकार के कारण बताओ नोटिस और कांग्रेस के अंदर खाने में जिस तरीके का झंझट हुआ है, मुझे लगता है यही कांग्रेस की पहचान है। बागियों और पार्टी विरोधी काम करने वालों पर दोनों ही दलों की रणनीति से कितना लाभ हुआ, यह तो 3 दिसंबर को परिणाम ही बताएंगे। लेकिन यह तय है कि दोनों ही दलों में इस बार जमकर भीतरघात और अंतर्कलह के हालात बनते रहे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का परिणाम नहीं आया है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल जरूर शुरू हो गई है। क्या है भाजपा और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी और क्यों दोनों दलों के सामने बड़ी चुनौती और क्या है इससे निपटने की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश में लोकसभा के 4 चुनाव हुए। 3 चुनाव में कांग्रेस 1 सीट से अधिक जीत नहीं सकी। पहले 3 चुनावों में अजीत जोगी, डॉक्टर चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू जीतने में सफल रहे। 2018 में 68 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बावजूद 2019 में कांग्रेस को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। यही वजह है कि इस बार काफी पहले से ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी के साथ दावेदार भी सक्रियता दिखा रहे हैं। बीते दिनों हुई बैठकों में भी लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों ने रणनीति बनाई। पार्टी की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस जीत सके। यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि राज्य में पार्टी की सरकार होने के बाद भी सीटें बढ़ नहीं सकी। वहीं भाजपा भी लोकसभा की तैयारियों में जुटने की बात कह रही है। भाजपा को विश्वास है कि जनता पीएम मोदी के चेहरे पर फिर एक बार केंद्र में सरकार बनाएगी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें जीतने वाली भाजपा का फोकस सिर्फ केंद्र सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाने पर है। लोकसभा चुनाव में बार बार हार को लेकर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव कहते हैं, इस बार हम अधिक सीटें जीतेंगे। वहीं भाजपा सांसद सुनील सोनी इस बार भी अधिक सीटें जीतने का भरोसा जताते हैं। इश्यूज अलग रहते हैं और एक जो नई परिकल्पना हुई है इंडिया अलायंस की, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर बनती है तो इसका फर्क पड़ेगा और वो बने ना बने तो भविष्य में है, किस रूप में रहेगी ये भविष्य में है। गठबंधन तो पहले भी थे, ये जो नया स्वरूप है ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस कांग्रेस का लोकसभा में भी पिछले बार से कहीं बेहतर रहेगा। 100% तैयार है हम, और मोदी जी के नाम पर जो है देश के अंदर में फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो कहा वो किया, ये देश देख रहा है। और देश जो है आज अपना देश जो है वो विश्व के अंदर में अपने आप को स्थापित किया है, विश्व गुरु के पायदान पर खड़ा हुआ है। ये देश ने देखा है और देश की बागडोर जो है वो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। ये सर्वमान्य स्वीकृति है, इसके अंदर में कहीं भी कोई शंका वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की तरह ही लोकसभा में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। कांग्रेस के लिए 1 और 2 से आगे बढ़कर अधिक सीटें जीतने की चुनौती होगी। वहीं भाजपा के लिए पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव निपटते ही दोनों ही दलों ने लोकसभा के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
इधर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप का मुद्दा गर्मा रहा है। जी हां, अब राजस्थान चुनाव में भी महादेव ऐप और लाल डायरी के मुद्दे ने सियासत गर्मा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महादेव ऐप, ईडी की कार्रवाई और लाल डायरी पर की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के जांच के आदेश की मांग की है। छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव ऐप ने खूब बवाल मचाया। चुनाव के अंतिम दिनों में महादेव ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी खूब सियासत हुई। अब इसकी गूंज राजस्थान के चुनाव में भी सुनाई दे रही है। वहां भी लाल डायरी की चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है। चुनाव प्रचार थमने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप और लाल डायरी की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए। रायपुर में जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई और जबरन उससे बयान पर साइन कराया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस शख्स के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए, उसी ने बयान बदल दिया, ईडी और केंद्र सरकार को एक्सपोज कर दिया। हालांकि भाजपा अब भी महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने फिर से महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार लगातार उन्हें निशाना बना रही है। महादेव ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर, वही बयान बदल रहा है। मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के खिलाफ लड़ाई में हमारे प्रमुख स्तंभ रहे और भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से लड़ाई लड़ी, उसे देखते हुए उन्हें निशाना बनाने का, उन्हें खतरे में डालने का, उनके लिए अड़चने पैदा करने की हर संभव कोशिश केंद्र सरकार की एजेंसियों ने की। आपने कहा महादेव ऐप के मामले में, देखिए सिर्फ महादेव ऐप का मामला नहीं, यहां जितने घोटाले हुए हैं उन सब के तार मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर जमकर सियासी बवाल होते रहा है, लेकिन अब राजस्थान में भी इसे लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तो छिड़ी ही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है और क्रिकेट की दीवानगी जो है, आपको बता दें, इस बार फिर वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने जा रहा है और T20 मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने रायपुर आईजी रतनलाल डांगी और डीआईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला को व्यवस्था प्रभारी नियुक्त किया है। मैच में लगभग 150 अधिकारियों के अलावा 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी मजबूत टीमों के आमने सामने होने से भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बहरहाल स्टेडियम और पिच के रिपेयर का काम लगभग समाप्त होने को है। पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक अधिकारियों और जवानों की तैनाती की है। आईपीएस रतनलाल डांगी और डॉक्टर संजीव शुक्ला के साथ 3 डीआईजी बालाजी राव सोमावर, पारुल माथुर और डी श्रवण की तैनाती की गई है। वहीं 10 पुलिस अधीक्षक और सेनानी स्तर के अधिकारियों के साथ 15 एएसपी और उप सेनानी स्तर के अधिकारी मोर्चा संभालेंगे।
29 डीएसपी के अतिरिक्त 90 से अधिक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक बार फिर जो है राजधानी रायपुर में अब क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर को T20 मैच होंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत इंडिया से होने जा रही है और इसे लेकर जो है रायपुर के शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रंग रोगन से लेकर जो है स्टेडियम के पिच भी तैयार है पूरी तरीके से और सारी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। इसके अलावा जो है क्रिकेट मैच में सुरक्षा को लेकर भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। PHQ की ओर से DGP जो है पूरे क्रिकेट मैच के दौरान सुरक्षा की कमान IG रतनलाल डांगी को सौंपी है। इसके साथ ही साथ उनके साथ सहयोगी के तौर पर DIG संजीव शुक्ला भी रहेंगे। इसके अलावा जो है 2 अन्य DIG पारुल माथुर और D श्रवण की तैनाती भी की गई है। इनके सहयोग के लिए करीब 1 दर्जन से ज़्यादा एडिशनल SP और 2.5 दर्जन से अधिक DSP के साथ साथ 80 से ज़्यादा निरीक्षक और TI स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा 500 से अधिक जवान जो है पूरे स्टेडियम के आसपास जो है सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ये VIP ड्यूटी का भी मोर्चा संभालेंगे, साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 1 दिसंबर को क्रिकेट का रोमांच राजधानी रायपुर में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आवारा कुत्तों का आतंक अब लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। लोग अपने घरों से शाम को निकल नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ ही कुत्ते बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। झुंड में कुत्तों के हमले से लगातार डॉग बाइट के मामले शहर में बढ़ते जा रहे हैं। शासन प्रशासन के तमाम दावे एक और फेल नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर सिस्टम की कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में इन दिनों जो कुत्तों का आतंक है वह बढ़ा हुआ है। डॉग बाइट की समस्या लगातार राजधानी में बनी हुई है। अस्पताल में एक दिन में लगभग 35 से 40 केस एक ओर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। तो आइए आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कुत्तों के जबड़ों में कितना आतंक है और कितना मतलब ये जो शहरवासी हैं लगातार इससे परेशान हो रहे हैं। रायपुर के रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क कॉलोनी में 2.5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा हमला करने की घटना ने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया। साथ ही घटना ने प्रशासन द्वारा चलाई जा रही कुत्तों के बधियाकरण अभियान की पोल खोलकर भी रख दी। रायपुर के पंडरी और अनुपम नगर में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हो चुकी है, जबकि कुत्तों का झुंड मजदूरों के 2 बच्चों को उठाकर ले गया था और उसने मौत के घाट उन्हें उतारा था। नगर निगम रायपुर ने सफाई देते हुए विज्ञप्ति जारी करते हुए दावा किया कि हर दिन 15 से 16 कुत्तों का बधियाकरण किया जा रहा है। रायपुर जिले के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की सच्चाई कुछ और निकली। अपर आयुक्त का कहना है कि लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ कागजों में दिखाई पड़ता है। हमारी डॉग कैचर जो टीम है हमारी, उनके माध्यम से उनको पकड़ रहे हैं। पकड़ के इसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ उनका बधियाकरण कर रहे हैं। बधियाकरण करने के बाद फिर उनको उनके पुराने स्थान पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कानून ऐसा है कि उसका हमको पालन भी करना है। इसलिए हम अभी बधियाकरण पे फोकस किए हुए हैं। नगर निगम पहले भी बधियाकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। वहीं पशु मालिकों की हरकतों के कारण इंसानों पर कुत्ते के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गोकुल नगर, जहां हालात डराने वाले हैं। जगह जगह 15 से 20 कुत्तों का झुंड मरे मवेशियों को नोचते हुए मिला। लोगों ने बताया कि रात होते ही ये झुंड लोगों पर हमला करते हैं। रायपुर नगर निगम का विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। ऐसा लगता है कि जब किसी भी जनप्रतिनिधि को ही कोई आवारा कुत्ता काटेगा तभी महापौर जी की नींद खुलेगी। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि उनसे ये शहर नहीं संभल रहा है, शहर के लोग नहीं संभल रहे, शहर की जनता नहीं संभल रही है। लगातार घटनाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है, तो नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दें। मैम बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, कभी कभी गाड़ी के बीच में आते हैं। हम लोग का एक्सीडेंट होते होते कई बार बचा है, और कल ही यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता अचानक से बीच में आ गया था। और कुत्तों का इतना ज्यादा झुंड है ना यहाँ पर कि मतलब बता नहीं सकते हैं। हम लोग को आने जाने में भी डर लगता है। कुत्तों के बधियाकरण और डॉग बाइट के दावों को लेकर प्रशासन का दावा तो फेल है। वहीं रेबिस जैसी जानलेवा बीमारी से प्रभावित कुत्तों को लेकर सरकार के पास न तो कोई आंकड़ा है न व्यवस्थाएं हैं। जाहिर है व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जिम्मेदार किसी बड़ी घटना का
इंतजार कर रहे हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में जियो सुपरमार्ट में चोरी की घटना हो गई है। जियो सुपरमार्ट से सामानों की चोरी की घटना का सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं आपको बता दें कि एक दंपत्ति चोरी करते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जियो मार्ट है जहां से एक महिला चोरी करती हुई नजर आ रही है जियो सुपरमार्ट में, और पति पत्नी इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। हालांकि दोनों को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और खबर बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में तिफरा औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योगपतियों ने संपत्ति कर वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। बिलासपुर में नगर निगम सीमा का विस्तार किया गया है। इससे तिफरा और सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र को भी नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। नए परिसीमन के आधार पर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल ने आने वाले उद्योगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।